नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश में अब धर्म छिपाकर शादी करना जुर्म होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। लव जिहाद पर 20 नवंबर को गृह विभाग ने न्याय व विधि विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजा था। प्रस्ताव के मुताबिक गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा और दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने लव जिहाद के खिलाफ कानून को मंजूरी दी है। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने की तैयारी चल रही है। योगी जी की कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, जो कि आवश्यक है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सामान्य रखने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए महिलाओं को और विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन लोगों को जो एक इंसाफ मिलेगा, उस पर एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है। और इसलिए इसके अंदर जिस प्रकार की घटनाएं हम लोग के सामने आ रही थी, 100 से ज़्यादा घटनाएं सामने आई हैं जिसके अंदर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और खाली जबरन ही नहीं, इसके अंदर छल के माध्यम से, मिथ्या के माध्यम से, बलपूर्वक और साथ ही साथ कपट रीति के माध्यम से जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है वो दिल हिलाने वाला है। और इसके ऊपर कानून बनाना एक आवश्यक एक नीति बनी जिसके अंदर कोर्ट के भी आदेश आए हैं और आज योगी जी की कैबिनेट ने ये अध्यादेश लेकर आए हैं। इस अध्यादेश के अंदर दंड के अनेक प्राविधान हैं और इसमें विशेष रूप से 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक की, जो कि 15,000 का जुर्माना भी है इसमें। और कहीं अवयस्क महिला, उसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला है, उसके अंदर किसी भी जो अभी दायरा आपको बताया, छल कपट जिसके अंदर परिवर्तन बलपूर्वक करवाया गया है, इसके अंदर कहीं किया जाता है तो इन महिलाओं के साथ किया जाता है तो उसमें दंड जो है वो 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की है और जुर्माना 25,000 रुपये है। और साथ ही साथ सामूहिक धर्म परिवर्तन भी किया जाता है, जो हम लोग के सामने ऐसे भी केसेस आए हैं। उसके अंदर 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की और 50,000 रुपये का इसके अंदर उन संगठनों के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर ये भी रखा गया है कि किसी को इच्छा है वो शादी करके धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी जिला मजिस्ट्रेट के सामने वो 2 माह पूर्व सूचना देंगे। एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है और उसके तहत उनको परमिशन मिलती है तो वो फिर धर्म परिवर्तन कर सकते हैं शादी के साथ। तो अन्य चीजों को लेते हुए आज योगी जी की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसको उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के नाम से कहा जाएगा। और आने वाले समय में इससे जिस प्रकार की कानून व्यवस्था में लोग इसमें समस्याएं आ रही थी, वो सब समस्याएं इससे दूर होंगी और निष्पक्ष होकर इसमें पारदर्शिता के साथ इसके अंदर अब कार्य होएगा। आज एक और बड़ा फैसला लिया गया है जिसके अंदर जो किसान लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनके जो व्यापार करते हैं, वाणिज्य से जुड़े जो लोग हैं, इसके लिए भी एक अधिनियम 2020 लेकर आए हैं जिसमें मंडी शुल्क जो है वो 2% से 1% किया जा रहा है और जो विकास शुल्क है वो 0.5% किया जा रहा है, 0.5% किया जा रहा है।
इससे जो व्यापारी लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको वो सुविधा मिलेगी। उन लोगों को ये शुल्क जो है वो कम होने से उनको मुनाफा भी होएगा। और जो बाहर भी जो भारत सरकार की एक नीति अभी आई है हाल में ही, जो 5 जून 2020 से मंडी के लिए आई है, मंडी परिषद के लिए आई है, उसी के तहत ये भी हम लोग इसको लेकर आए हैं। आज योगी जी की कैबिनेट ने इसको पारित किया है। और लव जिहाद की खबर आने के साथ ही बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी कानून के फायदे गिना रही है, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है। धर्मगुरुओं के भी अपने अपने तर्क हैं। किसका क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में विगत 2 दशकों से बेटियों को छल प्रपंच के सहारे प्रेम जाल में फंसाकर शादी की जा रही है। उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तय किया है, ऐसे लव जिहादियों के खिलाफ कड़ा कानून बनाएंगे और जो लोग ये प्रताड़ित कर रहे हैं बेटियों को, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जात धर्म का हो, अगर अपनी पहचान छुपाकर किसी लड़की के साथ दोस्ती करता है, संबंध बनाता है, धोखा देता है, तो एक कानूनन जुर्म होता है। उसे कानूनन कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कमाल की बात, उस लड़की को न्याय दिलाने में तो कम दिलचस्पी है, लेकिन उसका राजनीतिकरण ज्यादा करना चाहती है, राजनीतिक माहौल ज्यादा बनाना चाहती है, समाज के अंदर उसका राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। ये हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। जिहाद लफ्ज़ मज़हब इस्लाम का एक मुक़द्दस लफ्ज़ है। इसको इस तरीके के प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करना क़तई तौर पर मुनासिब नहीं है। आप जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर जबरन मज़हब तब्दील कराने के नाम पर पहले से कानून मौजूद है। इसलिए महज सियासी मकासद को हासिल करने के लिए अगर इस तरीके से मज़हब इस्लाम को बदनाम किया जाएगा, तो ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहने वाले शख्स के लिए एक अच्छी निशानी नहीं होगी। और सरकार को सख्त से सख्त ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बना के, ताकि लोग अपना धर्म, अपनी पहचान छुपाकर जिस तरीके से बच्चियों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और जिस तरीके से बच्चियों की ज़िंदगी के साथ में खेल रहे हैं, इनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई होना चाहिए है। इसको लेकर पहले ही संकेत दे दिए थे उत्तर प्रदेश सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने, कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कानून लाएंगे। और उसी क्रम में हम आज कानून लेकर आए हैं और इसमें 10 साल की कठोर सजा दिलाएंगे हम। और जो लोग इसके पीछे शामिल हैं, अभी तो हम उनका भी खुलासा करेंगे कि ये आखिर कौन लोग थे जो एक बहुत बड़े सिंडिकेट के तहत एक संगठित अपराध जो हो रहा था, जिसको लव जिहाद के नाम से जाना जा रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने धर्मांतरण को लेकर एक कानून पारित किया है जिसमें अब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी जो भी इस तरह का कृत्य करेगा। इसलिए ये कानून का हम स्वागत करते हैं और आदरणीय योगी जी का भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने प्रदेश की बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए कानून बना दिया। तो यूपी में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार है। महज अलग अलग धर्म या जाति का होने की वजह से किसी को साथ रहने या शादी करने से नहीं रोका जा सकता। 2 बालिग लोगों के रिश्तों को सिर्फ हिंदू या मुसलमान मानकर नहीं देखा जा सकता। अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ शादी करने वालों के रिश्ते पर ऐतराज जताने और विरोध करने का हक ना तो उनके परिवार को है और ना ही किसी व्यक्ति या सरकार को। अगर राज्य या परिवार उन्हें शांतिपूर्वक जीवन में खलल पैदा कर रहा है उनके, तो वो उनकी निजता के अधिकार का अतिक्रमण है। तो जीवन साथी चुनना मौलिक अधिकार है, हाईकोर्ट ने कहा। सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज के साथ 19 अगस्त 2019 को शादी की और शादी के बाद प्रियंका खरवार मुस्लिम धर्म अपनाकर अब आलिया बन चुकी हैं। प्रियंका के पिता ने इस मामले में विष्णुपुरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी और बेटी के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। सलामत अंसारी प्रियंका खरवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सलामत अंसारी प्रियंका खरवार ने एफआईआर रद्द करने और सुरक्षा देने की मांग की। कोर्ट ने माना कि प्रियंका उर्फ आलिया की उम्र का कोई विवाद नहीं है। कोर्ट ने प्रियंका उर्फ आलिया को अपने पति के साथ रहने की छूट दी है। तो सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी।
और उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जानकारी देते हुए बताया गया कि पिछले 24 घंटे में 2274 नए मामले आए हैं, जबकि 24 घंटे में 1,60,232 सैंपल की जांच की गई है। टीम दिवस के माध्यम से 2,92,91,538 घरों का सर्विलांस किया गया है, यह देखने के लिए कि कोई व्यक्ति लक्षणात्मक तो नहीं है। और इन घरों में रहने वालों की संख्या 14,33,18,033 है। तो 14,33,00,000 से अधिक लोगों का अभी तक हमारी टीमों के द्वारा सर्विलांस किया गया है। 22 नवंबर को सरकारी अस्पतालों में 5,874 बच्चों का जन्म हुआ, संस्थागत प्रसव हुआ, और इनमें से 5,693 नॉर्मल डिलीवरी थी और 181 सिजेरियन सेक्शन थे। संस्थागत प्रसव बच्चों के लिए और माताओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। बच्चों के और माताओं की जान बचाने में भी ये काम आता है और समय से उनका टीकाकरण प्रारंभ हो बच्चों का, और समय से उनका स्तनपान प्रारंभ हो, माताएं स्तनपान प्रारंभ कर सकें, इसके लिए भी यह उपयोगी होता है। संक्रमण के काल में भी माताओं को अपने बच्चों को निरंतर स्तनपान कराते रहना चाहिए। ये सोच करके कि माता संक्रमित हो सकती है या ऐसी आशंका अगर है तो भी बच्चे का स्तनपान रोकना नहीं चाहिए। और जो माएँ हैं उन्हें मास्क लगा करके और जो सैनिटाइजर का प्रोटोकॉल है, हाथ को स्वच्छ रखते हुए अपने बच्चों को निरंतर स्तनपान कराना चाहिए। ये बच्चों के लिए बहुत ही पौष्टिक भी है और जीवनदायिनी भी है। जहां तक कोरोना की बात है, आप जानते हैं कि हमें लक्षण आने पर अपनी टेस्टिंग तुरंत करानी चाहिए। अगर आपको बार बार खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है, अगर आपकी सांस फूल रही है, सूंघने में और स्वाद लेने में स्वाद की जो क्षमता है उसमें ह्रास हो रहा है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, तो तुरंत अपनी जांच करवाइए। और अगर ये लक्षण नहीं भी हैं लेकिन आप जानते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित हुआ है उसके नजदीकी संपर्क में रहे हैं, तो भी आपको तत्काल अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। अगर आप समय से जांच करवाते हैं और समय से संक्रमण का पता लगा लेते हैं तो इसके बहुत फायदे हैं। एक तो कि आपका इलाज समय से प्रारंभ हो जाता है और आप 10 दिन 2 सप्ताह में बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को पता चल जाता है जल्दी से जल्दी कि वो संक्रमित हुआ है, तो वो अपने आप को और लोगों से अलग कर लेता है, तो इससे संक्रमण की श्रृंखला टूट जाती है। वो व्यक्ति फिर किसी और व्यक्ति को संक्रमित नहीं करता, और यही तरीका है संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने का और संक्रमण को नियंत्रित करने का। इसलिए टेस्ट कराने में चाहे आपको स्वयं का कराना हो, किसी अपने परिवारीजन का कराना हो, किसी मित्र का कराना हो, इसमें संकोच न करिए। इस बीमारी में कोई भी लज्जा की बात नहीं है, कोई हीन भावना की बात नहीं है। इस बीमारी में यही समझदारी है कि हम जो बचाव के तरीके हैं उनका उपयोग करके हम संक्रमण से बचे रहें। और अगर उसके बावजूद भी अगर कभी आप काम धाम कर रहे हैं और आपको ऐसा लगे कि कोई लक्षण आ गए हैं, तो तत्काल अपनी जांच करवाएं। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल निःशुल्क है, चाहे उसमें कितनी भी महंगी दवाओं का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। तो इसलिए कोई संकोच न करिए, तत्काल जांच करवाइए। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति में लक्षण आए हैं तो उन्हें भी मदद कीजिए, उनकी भी जांच करवाने में मदद कीजिए।
किसी प्रकार की शंका हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करके सलाह प्राप्त करिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 राज्यों की समीक्षा की थी, जहां की स्थिति कुछ खराब हो रही है या जहां केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सौभाग्यवश उनमें उत्तर प्रदेश नहीं था और ये संभव हो सका है आप लोगों के सहयोग के कारण। आपने जो सहयोग किया है, जो आपने सावधानी बरती है, जो आपने इस बात का ध्यान रखा है कि प्रदेश में संक्रमण न बढ़े, इसका ये परिणाम रहा है कि हमारे प्रदेश में संक्रमण अभी भी नियंत्रित है। टीम दिवस के माध्यम से 2,92,00,000 और आज लखनऊ में आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने शिरकत की। इस दौरान संजय सिंह ने यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया और कहा कि आम आदमी पार्टी आगामी पंचायत चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसे लेकर पार्टी में मंथन भी शुरू हो गया। वहीं संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि कृषि कानून बनने के बाद किसानों को एमएसपी से कम दाम पर फसल बेचनी पड़ रही है। कार्यकारिणी की बैठक में आने वाले जिला पंचायत के चुनाव में आम आदमी पार्टी जिला पंचायत की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। ये निर्णय सर्वसम्मति से पास किया गया और उसके लिए सभी जिलों से जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के नाम और उनको फॉर्म भरने के लिए एक फॉर्म जारी किया जाएगा, जो सभी जिला कार्यकारिणी अपने अपने जिलों से फॉर्म भरवाकर प्रदेश कार्यकारिणी को देंगी। किसानों को एमएसपी नहीं दी जा रही, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं दिया जा रहा। 1000 रुपए 800 रुपए कुंटल अपना धान बेचने के लिए किसान मजबूर है। हम लोगों ने यही कहा था कि पूरे देश में एमएसपी कृषि बिल के माध्यम से मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है और इसी को लेकर हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में आंदोलन चल रहा है। तब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बार बार झूठ बोलता रहा और किसानों के साथ उन्होंने एक बड़ा विश्वासघात किया। आज पूरे देश में एमएसपी खत्म कर दी है। एमएसपी के नाम पर किसी किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है और उसको अपना धान 800 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए कुंटल बेचना पड़ रहा है। इसके खिलाफ भी हमारा जो किसान प्रकोष्ठ है और हमारी पार्टी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के लिए उनकी मांगों को लेकर आंदोलन करेगी। बिजली का स्मार्ट मीटर पिछले 2 साल से 30% ज्यादा तेजी से भाग रहा है और कोई ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक रिपोर्ट के माध्यम से सार्वजनिक हुआ है। उसके बाद तरह तरह की चालबाजी हो रही है। कभी कहा जाता है ये टोल फ्री नंबर, इस पे आप फोन कीजिए आपका मीटर ठीक हो जाएगा। कभी कहा जाता है चेक मीटर लगवाइए, उसका पैसा दीजिए। कभी कुछ। मेरे ये समझ में नहीं आता कि जब आपके पास 30% ज्यादा मीटर भागने की रिपोर्ट आ गई तो आप 30% पैसा ब्याज सहित वापस क्यों नहीं करते? आपको 30% पैसा ब्याज सहित वापस करना चाहिए। आप उपभोक्ताओं को, उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को, उत्तर प्रदेश की जनता को उससे लूटा गया पैसा वापस नहीं करना चाहते और चेक मीटर और फलाना मीटर और ढिमका मीटर और जांच होगी और परख होगी और फार्म भरो और टोल फ्री पे करो, ये क्यों कर रहे हैं आप? तो इसलिए अगर उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं से जो 2 साल में ठगी हुई है, ब्याज सहित उनका पैसा वापस नहीं होता, तो पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक गांव में हम जनता को लामबंद करेंगे और इस बिजली चोरी के खिलाफ, जो बिजली के बिल पर चोरी की गई है, हमसे भ्रष्टाचार किया गया है, उस चोरी और भ्रष्टाचार जो जनता के साथ किया गया है, उसके खिलाफ एक व्यापक आंदोलन उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी करेगी।
और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि यूपी सरकार दलितों और पिछड़ों का शोषण कर रही है। अजय लल्लू ने कहा कि प्रदेश में सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाला जा रहा है। अमेठी की जिस महिला ने आत्मदाह की थी उसका मजिस्ट्रेट बयान तक नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार दलित और पिछड़ों पर अन्याय, अत्याचार, शोषण और दमन करने पर लगी हुई है। उनके अधिकारों की जहां अनिवार्यता को समाप्त कर रही है, वहीं संबंधित नेताओं के खिलाफ भी जबरन कार्रवाई कर झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने का काम कर रही है। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह आज लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने विज्ञान महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति ने केशव प्रसाद मौर्य और महेंद्र सिंह को सम्मानित भी किया। और अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र में आयोजित एक समारोह में खाने के विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक आ गई। मारपीट के दौरान थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को भी नहीं बख्शा गया। पुलिस की वर्दी भी फाड़ दी गई। मारपीट की लाइव घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उसके बाद बीजेपी के विधायक थाने से दोनों आरोपियों को छुड़ा ले गए। आरोप है कि थाने पर पहुंचे बीजेपी के 2 विधायकों ने भी थाना अध्यक्ष से बदसलूकी की। एक ही परिवार के 2 साड़ियों में लड़ाई झगड़ा हुआ था परिवार में, और उन दोनों परिवारों के लड़ाई झगड़े को निपटाने में पुलिस की भूमिका या स्थानीय दरोगा की भूमिका निष्पक्ष नहीं लगी। सबसे पहले शहर विधायक जी वहाँ पहुँचे और उसके बाद जब मामला नहीं निपटा आधा पौने घंटे तक, तो हम लोग मलखान सिंह हॉस्पिटल में थे। रात एक विशेष घटना घटी थी, जानकारी मिली तो हम लोग भी पहुंचे वहां पर और दोनों पक्षों में समझौता कराकर हम लोग वापस चले आए। कल रात गांधी पार्क थाना क्षेत्र में 112 में सूचना मिला है। कुछ लोग वहां पे मोहल्ला में मारपीट कर रहे, सड़क सूचना मिला है और तुरंत पुलिस 112 मौके पर गई थी। वहां 112 के पीछे थाना का लेपर्ड मोबाइल भी गई थी, साथ में हल्का इंचार्ज भी मौके पर गया था। जाने के बाद वहाँ पे लोग वहाँ पे जो मारपीट कर रहा था उनका चौकी इंचार्ज और उनका टीम ने लेके आने के लिए कोशिश किया। उस समय पुलिस के साथ कुछ लोग वहाँ पे बदतमीजी कोशिश किया है गिरफ्तारी करते समय, ले आने के समय। और उसके बाद पुलिस ने लोग को लेके आए थे थाना पर ले आए के उनका दाखिल किया है। ले आए तो उसके बाद दोनों पक्षी, जो वादी पक्षी विपक्षी, दोनों मौके पर थाना पर आया था। थाने पर आने के बाद उन लोग आपस में सोरानामा कर लिया और उसके बाद उन लोग चले गए। और बाद में जो पुलिस के साथ उन लोगों ने जो ले आते समय पुलिस के साथ उन्होंने पुलिस के काम पर वादा डाला था, उसमें चौकी इंचार्ज एप्लीकेशन दिया, उसके आधार पर एक एफआईआर दर्ज हो गया थाना पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।